हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज काव्य भाग चैप्टर 8 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देखेंगे हम। ये जिसके पास पुरानी बुक है उसमें ये चैप्टर नहीं है, और जिसके पास नई बुक है उसमें ये चैप्टर इंक्लूड है। तो बच्चे इसी में से देख ले, अगर किसी के पास नहीं है तो। देखिए, सबसे पहले कवित्री परिचय। वीर रस की, इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी, इसलिए इनको वीर रस की एकमात्र हिंदी कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चीज को अंडरलाइन करिए। वीर रस के कवि तो बहुत है, लेकिन ये एकमात्र कवियत्री है जिसने वीर रस की कविताएं लिखी है। का जन्म 1904 में प्रयाग जिले के निहालपुर ग्राम, इन्हें इलाहाबाद के निहालपुर ग्राम में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। कवयित्री ने स्वयं ने जब देश को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल भी गई। देश को आजाद कराने के लिए कई लोग जेल गए, तो उनमें ये भी थी। उन्होंने अपने विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन किया। मतलब जब वो पढ़ती थी, स्टूडेंट्स थी, तभी से उनको कविता लिखने का शौक था और तभी से वो लिखती जा रही थी। आगे चलकर उन्हें झांसी की रानी कविता से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। जब उन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी तो उनको एक विशेष मतलब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने कविता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई। मतलब कविताएं नहीं लिखी उन्होंने, गद्य में भी लिखे। निबंध, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये चीजें भी उन्होंने लिखी। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं तथा वात्सल्य प्रेम, प्रति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह, ये गद्य के अंतर्गत आता है। बिखरे मोती तथा मुकुल कविता संग्रह पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पारितोषिक मिला। ये इनकी उपलब्धियां है। तो संक्षिप्त ही है इनका जीवन परिचय, आप लोग इसी को रीड करेंगे। अब देखिए इनका पाठ परिचय कि भाई इस कविता में क्या बताया गया है। देखिए, सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित कविता झांसी की रानी। शीर्षक कविता में कवयित्री ने झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अदम्य यानी अत्यधिक साहस और शौर्य यानी वीरता की गाथा गाई है। मतलब उनके वीरता का गुणगान किया है। लक्ष्मीबाई ने सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। मतलब उस समय जो राजा महाराजा थे वे हताश हो गए थे, निराश हो गए थे अंग्रेजी शासन से। तो उस समय इन्होंने आशा का संचार किया था। मतलब एक महिला होकर क्रांतिकारी बन युद्ध के मैदान में उतरी तो सारे राजाओं के अंदर आशा की उम्मीद जग गई। वह वीरता की अवतार थी। दुर्भाग्य यह था कि रानी 23 वर्ष की आयु में ही, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने झांसी को लावारिस मानकर, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं हुआ था, इन्होंने इन चित्र में अधिकतर बताया जाता है कि इनके पीछे जो पुत्र बना हुआ है वो इनका दत्तक पुत्र है, इन्होंने गोद लिया था, तो इनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो झांसी को लावारिस मानकर उस पर अपना झंडा फहराने का भरकस यानी अत्यधिक प्रयत्न किया अंग्रेजों ने। लेकिन लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक यानी आखिरी सांस तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लेना अर्थात लड़ाई की, युद्ध किया और अंत में बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। अब देखिए, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी ये हमारी
आईब्रो मतलब भौहें टेढ़ी करना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यहाँ पर अंग्रेज है। घूमी हुई यानी खोई हुई, और भ्रुकुटी यानी भौहें टेढ़ी करना। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये भ्रुकुटी तानी और नई जवानी और ये बूढ़े भारत, ये इन सबको लेकर ये तलवार पुरानी, ये यहाँ पर ये आपके लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये मुहावरेदार भाषा है। तो देखिए, इसका प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की क्षितिज चैप्टर का विभाग चैप्टर 8 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से अवतरित है। ये इसका प्रसंग है, जो पूरी कविता के लिए एक सा ही होगा। अब इस पद्यांश में देश की आजादी के लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो देखिए, कवयित्री कहती है कि, अब मैं आपको इसकी व्याख्या बता रही हूँ। कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों को भगाकर देश को आजाद करने के लिए प्रयास 1857 में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होकर व्यापक हो गया था। मतलब बड़े लार्ज स्केल पर, मतलब अंग्रेजों को भगाने की कोशिशें जारी हो गई थी, और अनेक राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो राजाओं का सिंहासन था वो हिल गया था। मतलब अंग्रेजी राजाओं का सिंहासन हिल गया था, और उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बूढ़े भारत में भी जोश आ गया था। जनता ने तब गई हुई अपनी आजादी का महत्व फिर से अनुभव किया था। मतलब कहने का मतलब कि सन 57 में जब सिपाहियों ने अपनी तलवार उठा ली थी और अंग्रेजों के विरुद्ध कर लिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर ली थी, तो अच्छे अच्छे अंग्रेजी राजाओं का सिंहासन हिल गया था। और जो ये राजा महाराजा थे, ये राजवंश थे, इन्होंने अपनी भ्रुकुटी तान ली थी। मतलब इनमें क्रोध जाग उठा था। और जो ये दुर्बल भारतीय थे, बूढ़े भारतीय ने दुर्बल भारतीय, इनमें फिर से नई जवानी आ गई थी, अर्थात जोश आ गया था। और सभी ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता की कीमत समझ चुके थे, पहचान चुके थे वे, और उन सब ने अंग्रेजों को बाहर निकालने का मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो सभी ने, मतलब उससे पहले जो सन 57 में अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ था, इसी के लिए कवयित्री ने सन 57 के विद्रोह को पुरानी तलवार का चमकना कहा था। और कवयित्री कहती है कि उन्होंने ये कहानी बूंदेले हर बोलों से रानी की वीरता की कहानी सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की भांति रणभूमि में अपना पराक्रम, अपना साहस दिखाया था। कहने का मतलब कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी लक्ष्मी बाई थी। मतलब विद्रोह और क्रांति का बिगुल सन 57 में बज चुका था। कानपुर के, अब नेक्स्ट अवतरण है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। मुंह बोली यानी जो सगी न हो, सिर्फ मुंह से बोलकर बनाई गई
तो कृपाण यानी तलवार, और गाथाएं यानी कहानियां, छबीली यानी सुंदर, और कटारी यानी छोटी तलवार। ठीक है ना। तो देखिए इसका संदर्भ तो वही रहेगा और प्रसंग यही कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई का परिचय दिया जा रहा है। तो देखिए माँ लक्ष्मीबाई जो थी वो कानपुर निवासी नाना साहब लक्ष्मी को अपनी बहन मानते थे, मतलब मुंह बोनी बहन मानते थे। वह उसे छबीली कहकर पुकारते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, और उसका नाम लक्ष्मीबाई था, और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई का पढ़ना और खेलना नाना के साथ ही होता था। कानपुर के नाना जो उसे अपनी मुंह बोली बहन के मानते थे, उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी, उन्हीं के संग वह खेलती थी। और बचपन में ही ये बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार इन्हीं के साथ वह खेलकर बड़ी हुई। यही उसके सहेलियों के समान थे, मतलब समान साथ रहते थे। बचपन में आप लोगों की तरह उसकी छोटी छोटी सहेलियां नहीं हुआ करती थी, वह अस्त्र शस्त्रों को ही अपनी सहेली मानती थी। बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते, लेकिन वह इनसे ही खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और वीर शिवाजी की कहानियां उन्हें मुंह जबानी याद थी, मतलब महारानी लक्ष्मीबाई को। कवयित्री बताती कि उसने बूंदेले हरबोलों से सुना था कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दों के समान निर्भीकता और वीरता से लड़ती थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब कि बूंदेले के लोगों के मुंह से ये सुना था उन्होंने कि बूंदेले द्वारा जो गीत गाए जाते थे, उन गीतों में उन्होंने ये सुना था कि मर्दों के गुण से युक्त झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट थर्ड, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो देखिए यहाँ पर दुर्ग तोड़ना यानी किलों को तोड़ना, और सैन्य यानी सेना, सैन्य घेरना यानी सेना घेरना, पुलकित होना यानी प्रसन्न होना, वार यानी आक्रमण, व्यूह रचना यानी घेरा बनाना, मतलब सेना को चारों ओर से घेरना। दुर्गा एक देवी जिसने राक्षसों का संहार किया था। लक्ष्मी यानी धन की देवी। तो कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई जो थी उसने वीरतापूर्ण अनेक कार्यों को देखकर यही लगता था कि वह दुर्गा थी या लक्ष्मी थी। वह वीरता की भावना की जैसे अवतार थी। मराठे जो लोग थे उसे देखकर प्रसन्न हो उठते थे। उन्हें लक्ष्मीबाई की तलवार के जो वार है वह देखकर बड़ी खुशी होती थी। वह नकली युद्ध का अभ्यास करती थी। अभ्यास करने के लिए नकली युद्ध की व्यवस्था करती थी, मतलब सैनिकों को व्यूह में खड़ी करती थी, और फिर सेना को घेराबंदी करना, दुर्गों को तोड़ना, ये सब उसके पसंद के खेल थे। मतलब इस तरह से वो पूरा एक व्यवस्था करती थी और उनको तोड़ती थी, और इस तरह से वह घेराबंदी करती थी, मतलब सैनिकों को घेरती थी और दुर्गों को तोड़ती थी। ये सब उसके प्रिय पसंद के खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र के लोगों की जो कुल देवी है भवानी, वह लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। अन्य की आराधना न कर वह केवल भवानी की आराधना करती थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि मतलब बूंदेले हर बोलो के मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि वह महिला होकर भी मर्दों के समान वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध
खूब लड़ी थी। नेक्स्ट 4, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी अब बन आई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बूंदेले की विरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर उत्प्रेक्षा उपमा अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सी यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई को रानी बनकर झांसी में जब आई तो उस समय का वर्णन है। कवयित्री कहती है कि झांसी के राजा के साथ लक्ष्मीबाई की सगाई हुई और ऐसा लगा मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। वीरता यानी लक्ष्मीबाई, वैभव यानी झांसी के राजा, तो वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। और विवाह के बाद ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी झांसी में। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनकर झांसी में पहुंच गई। इस अवसर पर राजमहल में यानी झांसी के राजभवन में बधाइयां बांटी गई और बधाइयों के गीत गाए। सारे राज्य में प्रसन्नता छा गई। पूरी झांसी में खुशियां ही खुशियां छा गई। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मीबाई श्रेष्ठ योद्धा बूंदेलों की कीर्ति का गान बनकर झांसी पहुंची है। जैसे अर्जुन को चित्रांगदा मिल गई हो या शिव को पार्वती मिल गई हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी की रानी का झांसी में आने पर ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन को चित्रांगदा मिल गई हो और शिव को पार्वती मिल गई हो। ऐसी ही प्रसन्नता झांसी के महाराज को लक्ष्मी के रानी बनकर आने पर हुई थी। तो कवयित्री कहती है कि बूंदे लहर बोलो के मुंह से हमने यही कहानी सुनी कि लक्ष्मीबाई मर्दानेपन और पराक्रम का की मिसाल थी। नेक्स्ट देखिए, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। कर यानी हाथ, उदित यानी प्रकट होना, मुदित यानी प्रसन्न, उजियाली यानी प्रकाश, कालगति यानी समय की चाल, काली घटा यानी संकट के दिन, विधि यानी विधाता और निसंतान यानी बिना संतान के, शोक समानी यानी शोक मग्न। तो देखो, कवयित्री कहती है कि झांसी के महलों में रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का आगमन तो सौभाग्य की बात है। उसके आने पर महलों में चारों ओर प्रसन्नता छा गई, मतलब उजियाला ही उजियाला छा गया। किंतु धीरे धीरे समय का परिवर्तन यानी चुपके चुपके समय का परिवर्तन दुर्भाग्य की काली घटा घेर लाया और एक ऐसी घटना घट गई कि रानी के पति का निधन हो गया। रानी विधवा हो गई। ऐसा लगा कि विधाता को तीर चलाने वाले लक्ष्मीबाई के हाथों में धारण मतलब पहनी गई चूड़ियां सहन नहीं हुई। राजा गंगाधर राव को अभी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, अर्थात रानी विधवा हो गई थी और राजा गंगाधर को मतलब रानी के पति गंगाधर को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वे निसंतान ही मर गए। निसंतान मरे राजा रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। विधाता को लक्ष्मीबाई की इस दुगनी परेशानी पर दया भी नहीं आई। रानी पति के मरने पर शोक मग्न हो गई थी और ये बातें हमने बूंदेले हर बोलो के मुंह से गाए जाने वाले गीतों में सुनी थी। नेक्स्ट,
बूझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। डलहौजी अंग्रेजों का शासक, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो देखिए, बूझा दीपक यानी दीपक बुझ गया अर्थात राजा की मृत्यु हो गई। डलहौजी अंग्रेजी राज्य का प्रधान शासक। लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो, और वारिस यानी उत्तराधिकारी। अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई, और बीरानी यानी पराई। तो देखो, कवियत्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन से झांसी राज्य का दीपक बुझ गया, और उनका निधन निराशा झांसी के लिए दुख का ही कारण सिद्ध हुआ। किंतु जो डलहौजी है उसे तो अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्नता हुई, वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे झांसी राज्य को अपने अधिकार में लेने का अच्छा अवसर मिल गया। झांसी राज्य को हड़पने का अच्छा मौका उसके हाथ लग गया। डलहौजी ने झांसी को तुरंत मतलब अपनी सेना भेजकर तुरंत अपने अधिकार में लेने के लिए तुरंत ही अपनी सेना भेज दी, और झांसी के किले पर अपना आधिपत्य की सूचना अपना झंडा फहरा दिया। झांसी राज्य का कोई वारिस नहीं है, तो डलहौजी स्वयं उस राज्य का वारिस बनकर झांसी आया, मतलब मालिक बनकर आया। रानी लक्ष्मीबाई ने यह घटना चक्र दुख के कारण अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखा, और उसे लगा कि अब झांसी आज पराई हो गई है, मतलब वीरानी यानी पराई हो गई है। कवियत्री कहती है कि मतलब यह सब जानकारी उसे बूंदे लेके गीतों से प्राप्त हुई है, और यह भी सुना कि मर्दानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब युद्ध किया। मतलब लक्ष्मीबाई के प्रति की जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेजी शासक जो था वह आकर झांसी पर अपना अधिकार जमाने के लिए उसने अपना झंडा फहरा दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वह लावारिस था झांसी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय यानी नीति की बात, विनय यानी प्रार्थना। विनय प्रार्थना, विकट यानी उद्दंड, काया शरीर। तो देखिए, कवियत्री कहती है कि जो अंग्रेज थे वो मतलब इन झांसी वालों की प्रार्थना से भी नहीं पिघलते थे, मतलब उनके अनुनय विनय नीति की बात समझाने पर भी वह पिघलते नहीं थे। उनकी विकट शासकों की माया, मतलब उनकी स्वार्थपूर्ण कपटी जो माया अत्यधिक कठोर एवं अमानवीय थी, मतलब उनकी चालें अमानवीय थे। पहले जब अंग्रेज भारत आए थे, व्यापारी बनकर जब अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए, तब भारत से दया चाहते थे, और तब भारतीय लोगों की प्रार्थना पर भी नहीं पिघलते थे। तब भारतीयों ने उनको दया की, उनको रखा, और जब यह भारत आए तो भारत के लोगों ने इनको जगह दी। पर तब व्यापार करने के लिए जब भारत से दया चाहते थे, और जब भारतीय की प्रार्थना पर भी नहीं पिघलते थे, अब तो उन्होंने इस देश में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी, पेड़ पसार लिए, यानी अब इन्होंने इस देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। बाकी तो अंग्रेज केवल भारत बिजनेस करने आए थे, पर ये तो पूरा भारत पर ही कब्जा जमा कर बैठ गए थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ के जो राजा महाराज नवाब जो भी थे,
उन सबको भी इन्होंने ठुकरा दिया। और जो लक्ष्मीबाई जो महारानी थी वह उनकी दासी बन गई थी और अंग्रेजों के अधीन थी। यह बात हमने बूंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी थी। मतलब जो महारानी थी अब वो उनकी दासी बन गई थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों ने अपनी छल नीति से, इन्हें अपने कपट से भारत की राजधानी दिल्ली को भी छीन लिया, मतलब उस पर अपना अधिकार जमा लिया और लखनऊ को बहुत कम समय में बातों बातों में उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, मतलब आसानी से जीत लिया। कैद पेशवा था बिठूर में और बाजीराव पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था। और नागपुर का भी घात, नागपुर को भी चोट पहुंचाई थी अंग्रेजों ने। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। और उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की रियासतों की तो क्या बात ही क्या थी, वे तो आसानी से जीत लिए थे इन अंग्रेजों ने। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। मतलब सिंध, पंजाब, ब्रह्मा देश कुछ मजबूत थे, उनके परास्त होने की संभावना नहीं थी, किंतु अंग्रेजों ने उन पर भी जैसे वज्रपात कर दिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। मतलब बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी ऐसी ही कहानी थी। ये बूंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।